हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा चैप्टर नंबर 14 साइज ऑफ बिजनेस यूनिट चल रहा था इससे पहले वाली वीडियोस में। तो हमने उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। अगर वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उनको जाके देखो, ठीक। पहले उन वीडियोस को देखना, अगर देख लिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी तो पहले उनको देखना, फिर इसको देखोगे तो और अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये एक लास्ट वीडियो होने वाली है उस चैप्टर नंबर 14 की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका नाम है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। तो ये एक लास्ट पार्ट है, ठीक है, उस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। जो बचे हैं वो इसमें हो जाएंगे। बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं बची हैं, सिर्फ एक मीनिंग पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिमम साइज का, ठीक है। ऑप्टिमम साइज बिजनेस यूनिट क्या होती है, हमने उसमें लार्ज स्केल के बारे में पढ़ा था। और फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स का हो या फोर्सेस का हो, जो डिटरमाइन करते हैं ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म। मतलब ये हमें फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं अगर हमें अपना फर्म का साइज चूज करना है तो, ठीक है। वो हमारी ऑप्टिमम साइज फर्म होने वाली है, स्मॉल होने वाली है, या फिर लार्ज स्केल पर होने वाली है यूनिट। हमें उन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, इन फैक्टर्स को। और एक हमारा है स्मॉल स्केल ऑपरेशंस और स्मॉल बिजनेस। हमने लार्ज स्केल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, उसके लिमिटेशंस वगैरह हमने जानी थी, फायदे हमने जाने थे। अब बारी है स्मॉल स्केल ऑपरेशंस की या फिर स्मॉल बिजनेसेस की, ठीक है। क्या फायदे हैं, क्या स्मॉल बिजनेस होता है, वो हमने शायद उसमें जाना था। फायदे हम इसमें जानेंगे और मीनिंग शायद हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले वो वाली वीडियोस देखो अगर नहीं देखी, और अगर देखी है तो इसको जल्दी से करना शुरू करते हैं। साइज के बारे में पढ़ रहे थे बिजनेस यूनिट के, तो हमने वहां पे एक स्मॉल पढ़ा था और एक लार्ज पढ़ा था, ठीक है। एक स्मॉल स्केल यूनिट होती है हमारी और एक लार्ज स्केल यूनिट बिजनेस की होती है। तो फिर अब ये ऑप्टिमम साइज क्या है, ठीक है। ऑप्टिमम साइज का मतलब बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा रीड करते हैं और इसको समझते हैं। An optimum firm is a firm in which existing conditions of technique and organization ability has the lowest average cost of production per unit। जो हमारी ऑप्टिमम फर्म होती है वो एक ऐसी फर्म होती है, ठीक है, जिसमें जो कंडीशंस होती हैं, जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं, टेक्निक्स वगैरह होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जो एबिलिटी होती है, जो भी हम गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट, उसकी कॉस्ट जो होगी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, वो काफी ज्यादा कम होगी, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में गए तो प्रोडक्शन के जो भी फंक्शंस होते हैं वो इस तरह से मैनेज हों कि हम जो भी हमारी प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम कर सकें और मिनिमम कॉस्ट पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें और कम से कम कॉस्ट पर वो प्रोड्यूस हम कर सकें गुड हमारा, ठीक है। तो ऑप्टिमम साइज का बेसिकली मतलब यही होता है, स्मॉल स्केल बिजनेस, जो कि एक स्मॉल स्केल पर, एक छोटे लेवल पर बिजनेस हो। लार्ज स्केल हमने पढ़ा था, उसमें काफी ज्यादा बड़े एरिया में काफी ज्यादा कैपिटल हमारे पास होगी, ठीक है, बहुत बड़े स्केल पर एक बिजनेस होगा। ऑप्टिमम साइज बिजनेस का मतलब एक आप इसको मिडल भी कह सकते हो, ठीक है, मीडियम साइज भी कह सकते हो, जिसमें हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस तरह से लगे हो, हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट हो वो काफी ज्यादा कम हो, और जो हमारा आउटपुट निकले, जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा हो, कॉस्ट कम, जो हमारे प्रोडक्शन हुई वो ज्यादा, ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑप्टिमम साइज का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फोर्सेज और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम साइज ऑफ अ फर्म। जो भी हमारा साइज होगा फर्म का, उसको वो चीज किस पर डिपेंड करेगी, वो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि टेक्निकल फोर्सेस हैं, मैनेजरियल फोर्सेस हैं, फाइनेंशियल फोर्सेस हैं, और फोर्सेस ऑफ रिस्क एंड फ्लक्चुएशन। तो इन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा हमारा साइज, जो भी हमारी यूनिट होगी उस पर, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करेंगे हमारे साइज ऑफ फर्म को, वो स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ऑप्टिमम साइज होगी। तो इनको थोड़ा रीड करते हैं फैक्टर्स को। टेक्निकल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन टेक्निक लार्जली अफेक्ट द साइज ऑफ अ यूनिट। जो प्रोडक्शन टेक्निक है, किस टेक्निक से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने गुड्स की, वो भी अफेक्ट करती है बिजनेस यूनिट के साइज को, ठीक है। टेक्निकल फोर्सेज ऑपरेट इन फेवर ऑफ एन इंक्रीजिंग साइज। इन ऑर्डर टू रियलाइज द फुल एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, द स्केल ऑफ ऑपरेशन शुड बी लार्ज। अगर हमें ये देखना है कि टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है, ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट हमारी टेक्नोलॉजी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें उसको कैसे टेस्ट करेंगे, हम अपनी प्रोडक्शन को, जो भी हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारी फर्म में, उसको लार्ज स्केल पर करेंगे, ठीक है। हम काफी बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारी टेक्निक सही है या नहीं है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके हमें पता चलेगा। द फुल कैपेसिटी ऑफ द यूनिट शुड बी यूटिलाइज्ड एंड इट विल एनेबल द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। अगर हम जो हमारी यूनिट है उसकी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज करें इस तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से अगर हम पूरी तरह से उसकी यूटिलाइज करें उस पूरी यूनिट को, तो हमारी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो रिड्यूस हो जाएगी अपने आप, और हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो भी काफी ज्यादा अच्छा निकलेगा। तो टेक्निकल फोर्सेस काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं बिजनेस यूनिट के साइज को, ठीक। नेक्स्ट फोर्स पढ़ते हैं, या कहीं तो नेक्स्ट फैक्टर।
मैनेजरियल फोर्सेस, द सक्सेस ऑफ अ फर्म डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो फर्म की सक्सेस है, ठीक है, वो डिपेंड करती है जो कैपेबिलिटी है ना टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट मतलब जो सबसे ऊपर बैठा हुआ बंदा है, मान लो सीईओ है, उसकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करती है उस फर्म की सक्सेस, ठीक है, क्योंकि करता धरता तो वही है ना सारा, उसने सारी लेबर लाई है, उसने सारी मशीन अपनी सेटअप की है, सब कुछ वही देख रहा है, मतलब टॉप लेवल पर है वो इस समय, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैनेजमेंट हैव इंक्रीज। जब इंट्रोडक्शन हुआ लार्ज स्केल प्रोडक्शन का, मतलब एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब है वही लार्ज स्केल हमारा यूनिट जिसपे काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रही है, तो कॉम्प्लेक्सिटीज आई मैनेजमेंट में, बढ़ गई वो और ज्यादा, ठीक। द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डील विद डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब हम एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने वाले हैं तो वहां पे हमें क्या चाहिए, एक्सपर्ट्स की जरूरत है, ठीक है। लार्ज स्केल पर ऑपरेशन करने वाले हैं हम, ऑपरेशन वो वाला नहीं जो पेशेंट का ऑपरेशन होता है, जो भी हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोसेस है वो पूरा एक लार्ज स्केल पर हम करने वाले हैं, तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपर्ट्स की, जो कि डील कर सकें अलग अलग फंक्शंस को मैनेजमेंट के। द अपॉइंटमेंट ऑफ फंक्शनल एक्सपर्ट्स विल इन्वॉल्व मोर कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगे, हायर करेंगे, तो वहां पे हमारी कॉस्ट जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी जब भी हम एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करेंगे अपने लार्ज स्केल ऑपरेशंस में, ठीक है। तो मैनेजरियल फोर्सेज हमें देखने पड़ेंगे, टेक्निकल फोर्सेज हमें देखने पड़ेंगे जब हमें अपने साइज देखना है फर्म का, ठीक है। फाइनेंशियल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। बहुत अच्छा पॉइंट है, जो फाइनेंशियल फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस यूनिट के साइज को। अगर हमारे पास कम कैपिटल है तो हमारा एक स्मॉल बिजनेस सेटअप हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो हम एक लार्ज स्केल बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। आसान शब्दों में समझो, कम पैसा हम कम छोटा बिजनेस कर पाएंगे, ज्यादा पैसा हम बड़ा बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। द फाइनेंसेस आर रिक्वायर्ड फर्स्टली फॉर एस्टैब्लिशिंग अ यूनिट एंड देन फॉर एक्सपेंडिंग इट। जो फाइनेंसेस होते हैं, मतलब कि जो पैसा होता है वो जरूरत पड़ती है हमें कुछ, उसकी किस चीज के लिए, पहले तो अपने बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए, उसके बाद उसको एक्सपेंड करने के लिए हमें फाइनेंसेस की जरूरत होती है। द फाइनेंशियल नीड्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। जो भी हमारा पैसा है, जो फाइनेंशियल नीड्स है, वो किस फॉर्म में हो सकती है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्म में और एक वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल इज नीडेड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। जो फिक्स्ड कैपिटल है वो हमारी जरूरत होगी किस चीज के लिए, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके लिए, और जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, ये पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का, तो फिक्स्ड कैपिटल हमारी जरूरत पड़ेगी जो फिक्स्ड एसेट्स है उनके लिए, और जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारी जरूरत पड़ती है उसकी, क्यों, हमारे जो डे टू डे वर्किंग होती है बिजनेस में, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों ही ज्यादा होंगी तो हमारा लार्ज स्केल बिजनेस काफी ज्यादा अच्छे से सेटअप हो पाएगा और उसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे हम। और अगर हमारे पास कम कैपिटल होगी, कम फाइनेंसेस होंगे, तो हमारा एक स्मॉल बिजनेस ही सेटअप हो पाएगा। तो फाइनेंशियल फोर्सेस भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं बिजनेस यूनिट के साइज को। फोर्सेज ऑफ रिस्क एंड फ्लक्चुएशंस, ठीक है। वाइल प्लानिंग द साइज ऑफ अ फर्म द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द डिमांड शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। जब हम प्लान कर रहे हैं अपना साइज, जो हमारा फर्म का साइज होने वाला है, तो कुछ चेंजेस होंगे डिमांड में जिनको हमें ध्यान में रखना होगा कि लोगों की डिमांड क्या है। कभी वो डिमांड चेंज भी हो सकती है, कभी वो डिमांड आए ही ना, ऐसी हमें चीजें पहले से कंसीडर करके चलनी है। देयर आर ऑलवेज फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। फ्लक्चुएशंस हमेशा रहेंगी डिमांड में, ठीक है। सीजन चेंज होते हैं, उसी तरह से लोगों की डिमांड भी चेंज होती है, ठीक है। द डिमांड फॉर गुड्स में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस। द फ्लक्चुएशंस इन डिमांड में बी बोथ फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड अ लॉन्ग पीरियड। जो डिमांड है लोगों की, वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी चेंज हो सकती है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी चेंज हो सकती है। मतलब एक कम समय के लिए भी उनकी डिमांड फ्लक्चुएट हो सकती है और लंबे समय के लिए भी उनकी डिमांड फ्लक्चुएट हो सकती है। द कंसर्न विल हैव टू withstand in fluctuating demand. The size of a unit should be such that it should be able to adjust the production according to market requirement. तो हमारी जो साइज होने वाला बिजनेस यूनिट का, वो कुछ इस तरह से हो कि हम उनकी जो भी डिमांड है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल कर सकें, अपनी प्रोडक्शन को उस तरह से कर सकें जिस तरह से डिमांड हमें आ रही है कस्टमर्स की या फिर लोगों की, ठीक है, मार्केट की। तो ये होते हैं हमारे फोर्सेज ऑफ रिस्क एंड फ्लक्चुएशंस, एक फैक्टर जो कि डिटरमाइन करता है हमारे साइज ऑफ फर्म को, ठीक है। तो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े, टेक्निकल फोर्सेज, मैनेजरियल फोर्सेज, फाइनेंशियल फोर्सेज और फोर्सेज ऑफ रिस्क एंड फ्लक्चुएशन। तो ये फैक्टर्स तब बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं किसको, साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट को, ठीक है। आगे देखते हैं स्मॉल स्केल ऑपरेशन और स्मॉल बिजनेसेस। हमने लार्ज स्केल बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, हमने ऑप्टिमम साइज, जो ऑप्टिमम कॉन्सेप्ट था बिजनेस यूनिट की साइज का, वो हमने पढ़ लिया। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है स्मॉल स्केल ऑपरेशन और स्मॉल बिजनेस, ठीक है।
स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होता है? बेसिकली एक छोटा बिजनेस, बहुत नाम से भी पता चल रहा है, एक छोटा बिजनेस जिसमें हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हो, लिमिटेड लेबर हो, बहुत ज्यादा लोग ना हो उसमें वो। और लार्ज स्केल के बारे में हमने काफी ज्यादा थॉरोली पीछे वाली वीडियोस में पढ़ा है, ठीक है। It has been emphasized earlier that business operating on small scale have their own inherent advantages, and that is why they are holding on in all the countries of the world. Small scale business जो है ज्यादा भी है all over the world। हमने जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ा था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा पुराना है और काफी ज्यादा बिजनेस वो है, बिजनेसेस काफी ज्यादा वो एग्जिस्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। And that is why they are holding on in all countries of the world. There are several reasons for the survival of a small business in spite of the domination of the large firm in the business world. Some of the important reasons are as follows. तो ये काफी ज्यादा इसके काफी सारे रीजंस हैं कि क्यों ये स्मॉल बिजनेस सरवाइव कर पाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस यहाँ पर लिखे हुए हैं वो हम समझते हैं। इजी टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर किसी को याद होगा पूरा कॉन्सेप्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, तो सबसे पहला उसमें फीचर यही आता है कि हम उसको इजीली एस्टैब्लिश कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का हो या फिर स्मॉल बिजनेस का हो, काफी ज्यादा हैं, एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको मैनेज करना ईजी है, उनको एस्टैब्लिश करना ईजी है। और ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं वो भी काफी ज्यादा उससे सिमिलर होंगे उस सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स से। अ स्मॉल फर्म कैन बी एस्टैब्लिश विदाउट मच डिफिकल्टी। जो स्मॉल फर्म है उसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिना ज्यादा किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशानियां उसमें नहीं आती हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई ऐसा उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी किसी फॉर्मल क्वालिफिकेशन वगैरह की, ठीक है। इट रिक्वायर्स लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट विद इन। अगर हमें अपना ये स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें हमें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कम कैपिटल में भी इसको सेटअप कर सकते हैं। इट कैन बी मैनेज इजीली इवन बाय दोज हु डू नॉट पास स्पेशल मैनेजरियल एबिलिटी। इस स्मॉल बिजनेस को वो लोग भी इजीली मैनेज कर पाते हैं, कर सकते हैं, जिनके पास कोई खास मैनेजरियल एबिलिटी ना हो, वो लोग भी इसको मैनेज कर सकते हैं। मोर ओवर द ओनर इज एबल टू होल्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही पढ़ा था, जो मैनेजर होता है वो अकेला व्यक्ति जिसने बिजनेस सेटअप किया, वही सारे लॉसेज लेता है और वही सारे प्रॉफिट लेता है, ठीक है। तो वो इजीली पूरा कंट्रोल होगा, कंप्लीट कंट्रोल होगा उसके सारे अफेयर्स पर। कौन से अफेयर्स? जो उसके फर्म के अफेयर्स होंगे उन पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें आता है सुइटेबल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो ये सुइटेबल है काफी सारे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। स्मॉल फर्म सूट मोर इन सच केसेस वेयर द गुड्स टू बी प्रोड्यूस आर ऑफ आर्टिस्टिक नेचर एंड रिक्वायर पर्सनल स्किल, और वेयर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड, और वेयर अ वैरायटी ऑफ गुड्स इज नीडेड बाय द कस्टमर। इट इज मोर सुइटेबल इन दोज केसेस ऑल्सो वेयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट काउंट्स मोर, ठीक है। स्मॉल फर्म्स हैं वो सूट करेंगी ऐसी केसेस में जहाँ पे गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हो एक आर्टिस्टिक नेचर के और रिक्वायर हो वहाँ पे पर्सनल स्किल, ठीक है। जहाँ पे पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट हो और आर्टिस्टिक नेचर के वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हो। और वेयर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज, जहाँ पे प्रोडक्शन जो हो गुड्स का वो काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज ना हो, मतलब बहुत सारी मशीन की वहाँ जरूरत ना हो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की वहाँ जरूरत ना हो, बहुत सारे एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं या फिर कहो वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों की वहाँ जरूरत ना हो। ऐसी जगहों पर स्मॉल फर्म यूनिट काफी ज्यादा सूट करती है, ठीक है। और where a variety of goods is needed by the customers, it is more suitable in those cases also where quality of product counts more. जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा मैटर करती है, ऐसी जगह पर स्मॉल फर्म जो है सूट करती है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बन गया सुइटेबल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स। और नेक्स्ट हमारा है मोर स्टेबल एंड कैन एडजस्ट विद द चेंजेस इन फैशन। फर्म्स ऑपरेटिंग ऑन स्मॉल स्केल आर सर्टेनली मोर स्टेबल देन द लार्ज फर्म। जो हमारी फर्म्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं स्मॉल स्केल बिजनेस वो काफी ज्यादा स्टेबल है अगर हम लार्ज फर्म से उनको कंपेयर करें तो। इट हैज बीन राइटली पॉइंटेड ऑन दैट द स्मॉल शॉपकीपर इज द वर्दी सिटीजन एंड अ स्टेबलाइजिंग influence in every community. Moreover, in case of those products where the changes in fashion take place more frequently, the size of firm tends to be smaller. Concern producing ladies wear, for example, are smaller for that reason. स्टेबल जो है स्मॉल बिजनेस ये काफी ज्यादा स्टेबल इसलिए है लार्ज फर्म से, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी फैशन है वो एकदम से चेंज अगर होता है तो हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं अपने यूनिट को, क्योंकि हम बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे। स्मॉल बिजनेस में क्या होगा, अगर हमारे लग रहा है कि कोई डिमांड चेंज हुई है, कुछ फैशन चेंज हुआ है, ठीक है, लोगों ने कुछ प्रोडक्ट एकदम से अपने चेंज कर दिए हैं, ठीक है, क्वालिटी उन्हें कुछ अलग तरीके की चाहिए, तो हम इजीली उसको स्टेबिलिटी दिखाकर वहां पर उन चीजों में अडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं, उनके जो भी फैशन चेंज जो है उसको अपने अडेप्ट कर सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पे ही और ज्यादा स्टेबल है। अगर हम देखें तो फैशन चेंज हो रहे हैं ना, तो वहां पे हमारा स्मॉल फर्म यूनिट काफी ज्यादा काम करेगा,
लार्ज फर्म के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल का टेस्ट है वो भी सेटिस्फाई होता है स्मॉल फर्म से। अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म स्मॉल फर्म इज दैट देयर आर इंडिविजुअल ऑफ फाइनर टेस्ट हु हैव बीन patronizing these firms. They prefer to have goods of inner quality that may satisfy their particular demand which cannot be satisfied by the standardized goods produced on mass scale. तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं ये काफी ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं लोगों की डिमांड को, ठीक है। जो भी लोगों के वांट्स होते हैं, जो भी उनकी नीड्स होती हैं, उनको ये सेटिस्फाई करते हैं इजीली। अगर कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स से जो कि प्रोड्यूस होते हैं लार्ज स्केल फर्म में, तो उसके कंपैरिजन में स्मॉल स्केल बिजनेसेस काफी ज्यादा उनकी डिमांड को या फिर कहें तो उनके वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनके टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। जो भी उनकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट करके वही प्रोडक्ट लाते हैं जो उनके कस्टमर्स को जरूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल स्केल बिजनेस काफी ज्यादा हमारा चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यही रीजन है उसके सर्वाइवल का। तो ये था स्मॉल बिजनेस की कहानी पूरी। इससे पहले हमने पढ़े जो फैक्टर्स देखने हैं हमें अपने साइज ऑफ फर्म को चुनने से पहले, मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम साइज, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑप्टिमम साइज का। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने लार्ज स्केल के बारे में पढ़ा था, उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी। नहीं देखी तो दोबारा कह रहा हूं उसको जाके देखो। चैप्टर नंबर 14 साइज ऑफ बिजनेस यूनिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यहीं पर खत्म हो गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक सारे चैप्टर्स, हर एक टॉपिक कवर किया है। अगर वीडियोस नहीं देखी पहली तो उनको देखो आराम से। 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 15 होगा, चैप्टर नंबर 16 भी है, ठीक है। करेंगे उनको धीरे धीरे। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।